तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में अब मैंने आपके सामने पूरा लिख दिया है ना कि जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होती है मिरर से, वही डिस्टेंस इमेज की भी होनी चाहिए। लेकिन किस डायरेक्शन में? तो मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। मतलब आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऐसा तिरछी मेजर नहीं करना है, बिल्कुल परपेंडिकुलर। देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। अब कई लोग सोच रहे हैं सर यहाँ तो मिरर नहीं, मिरर तो वहीं पे खत्म हो गया ना। तो बेटा ठीक है, मिरर वहां खत्म हो गया, लेकिन फिर भी आपको एक्सटेंडेड मिरर से डिस्टेंसेस मेजर करनी है। लेकिन हमेशा कैसे मेजर करनी है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो सारी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ही आपको लेनी है। ध्यान रखना बच्चों, ये सारी डिस्टेंस किस तरह से होनी चाहिए? मिरर के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो देखो बी की डिस्टेंस मिरर से कितनी? ये 1 कोऑर्डिनेट, ये 3 कोऑर्डिनेट, तो 2। 0 और 3 माइनस करोगे तो 3, 2 और 3 माइनस करोगे तो 1, है ना। तो अब देखो यहाँ पे मिरर की परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी है? एक्स डायरेक्शन। मिरर की परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी है बच्चों? एक्स डायरेक्शन। तो फिर हमने एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन लिख दी। ये हमेशा जो डायरेक्शन आएगी वो कौन सी आएगी? परपेंडिकुलर टू मिरर। मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है वो आपको एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, और मिरर के पैरेलल डायरेक्शन में तो सेम रहेगा ना कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे हमें एक्स कोऑर्डिनेट ही देखो सबके अलग है, वाई कोऑर्डिनेट तो सेम है ना, परपेंडिकुलर टू मिरर। ठीक है, और पैरेलल टू मिरर क्या हो जाएगा? वाई इमेज इज वाई ऑब्जेक्ट। ये किस तरह से था बच्चों? पैरेलल टू मिरर, है ना। तो ये है पैरेलल टू मिरर। तो पैरेलल टू मिरर ये, और परपेंडिकुलर टू मिरर ये। एक्स आई माइनस एक्स एम ये हो गया, 3 माइनस 1 ये 3 माइनस 0। ठीक है, अब देखो बी के लिए क्या करना पड़ा? ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया ना। अब मैंने केवल सबके एक्स कोऑर्डिनेट पुट किए। मिरर का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 3। चाहे मिरर का ये पॉइंट लो या ये पॉइंट लो, या ये एक्सटेंडेड मिरर के पॉइंट्स लो, उन सबका एक्स कोऑर्डिनेट 3 आएगा ना। तो मिरर के एक्स कोऑर्डिनेट देखो सब जगह मैंने 3 पुट कर दी। बी का एक्स कोऑर्डिनेट ये एक्स ओ, मतलब ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट। ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? बी के लिए क्या है? 1, ए के लिए 0, सी के लिए 2। ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दी और फिर इनको सॉल्व कर लिया। तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है इमेज का? 5। ए का एक्स कोऑर्डिनेट इमेज का क्या है? 6। सी की इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट 4। तो देखो बच्चों क्या हो गया हमारे पास? ये 5,3, और y कोऑर्डिनेट तो सेम रहेंगे ना। तो b का y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? जो b डैश का y कोऑर्डिनेट, b का y कोऑर्डिनेट है वही b डैश का भी y कोऑर्डिनेट, है ना, इस तरह से। तो देखो मैंने b का इमेज फाइंड कर लिया, a की इमेज फाइंड कर ली और c की इमेज फाइंड कर ली। ओके बच्चों, a और c की इमेज का y कोऑर्डिनेट 0 था, ऑब्जेक्ट का y कोऑर्डिनेट 0 था, तो इमेज का भी 0 आया। हमें ये इक्वेशन ध्यान रखना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाना है। पैरेलल टू मिरर कोऑर्डिनेट इमेज का वही रहेगा जो ऑब्जेक्ट का है, फिर मिरर के कोऑर्डिनेट से फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये 2 हो या 4, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इधर 3 है तो इधर भी 3, इधर 0 है y कोऑर्डिनेट, इधर भी 0, है ना। देखो ये क्या आ जाएगा? 6,0। c का कोऑर्डिनेट क्या जाएगा? 4,0। इस तरह से। अगर मान लो मिरर खुद x एक्सिस के पैरेलल होता, तो अगर मिरर x एक्सिस के पैरेलल है तो फिर y एक्सिस परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनती। तो इक्वेशन देखो कैसे बन जाती फिर? y एक्सिस में ये कौन सी डायरेक्शन है? अब ये परपेंडिकुलर टू मिरर डायरेक्शन है, और यहां पैरेलल टू मिरर वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी बच्चों? यहां पैरेलल टू मिरर डायरेक्शन हो जाएगी एक्स आई इक्वल्स टू एक्स ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्शन है पैरेलल टू मिरर। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे मिरर में अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मतलब क्या है? वाई डायरेक्शन। तो ये इक्वेशन वाई डायरेक्शन में बनानी पड़ेगी अब। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 0, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 3। समझ में आ गया ना आपको? तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट देख करके फिर इमेज के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ध्यान रखना बच्चों, ये जो इक्वेशन बनती है कभी एक्स में बनेगी कभी वाई में बनेगी। कैसे पता चलेगा? मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है वो देख के। लेकिन बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा टफ तब हो जाता है जब ऑब्जेक्ट ना एक्स डायरेक्शन में हो, मतलब मिरर ना एक्स डायरेक्शन के पैरेलल हो और ना वाई डायरेक्शन के पैरेलल हो। मान लो मिरर ही अगर अपने टेढ़ा रख दिया तो फिर कैसे करेंगे? फिर तो दोनों को डायरेक्शन के बीच में कोई परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगी ना। तो चलो बच्चों उस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन एक बार नोट करो आप।
तो चलो अगले क्वेश्चन में हम देखो मिरर को कैसे रखते हैं। हमने अब मिरर को ही तिरछा रख दिया इस तरह से, ये मान लो मिरर है इस तरह से, और ये मिरर का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, सपोज ये एंगल तो गिवन है 37, ये कोऑर्डिनेट गिवन है 2,0, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए। इस ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, ये एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन। आपको वापस क्या बताना है बच्चों इस क्वेश्चन में, फाइंड इमेज कोऑर्डिनेट। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में भी आपको पहले तो ये चेक करना है कि क्या वाकई इमेज बनेगी। अब देखो इमेज बनेगी ये चेक करने का तरीका क्या है, मिरर को एक्सटेंड कर दो, ये कर दिया हमने मिरर को एक्सटेंड। इस एक्सटेंडेड मिरर के जो भी रिफ्लेक्टेड साइड में आएगा ऑब्जेक्ट उस सब की इमेज बनेगी। तो इससे हमें पता चल गया ये लाइन बनाने से कि जो ए पॉइंट है वो मिरर की रिफ्लेक्टेड साइड की तरफ है ना। तो पहले तो ये पॉइंट लिख देते हैं, ए इज ऑन reflecting side of mirror, A is on reflecting side of mirror। इसका मतलब इमेज ऑफ A will be formed, ए की इमेज जो है वो बनेगी, ठीक है, क्योंकि इमेज किधर है, इमेज जो है वो ए की, ए जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ है, ठीक है। पहला कंसेप्ट तो ये आ गया अपने काम का। अब हमें क्या बताना है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे दिमाग वाली चीज़ कि हमें कोऑर्डिनेट्स बताना है। अब पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें मिरर या तो वाई एक्सिस के पैरेलल था या एक्स एक्सिस के पैरेलल था। यहाँ तो ये से तिरछा रखा हुआ है ना, ऐसे आपने मिरर रखा हुआ है ना, जैसे ये मिरर है और इधर एक ऑब्जेक्ट है। अब आपको इसका इमेज कोऑर्डिनेट बताना है। हमें जो फॉर्मूला है आर एक्स आई माइनस एक्स एम इक्वल्स टू एक्स एम माइनस एक्स ओ, ध्यान रखना वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है फॉर्मूला। तो फिर यहाँ क्या करें, हम कैसे लगाएंगे फॉर्मूला। तो देखो हमें ये पता है ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, ठीक है। ये तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इमेज की होती है मिरर से वही ऑब्जेक्ट की होगी मिरर से, मतलब जितनी ऑब्जेक्ट की मिरर से है उतनी ही इमेज की भी होगी, है ना। ये कौन सी डायरेक्शन में, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मिरर। इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मिरर, ठीक है। अब इस केस में अगर मान लो हम इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, तो अब देखो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इस तरह से हो गया ना। अब यहां पे सबसे पहले हमें ये चीज बताना है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर कितना है। अभी बात इस पर आ जाती है ना कि ये कितना है। तो इसके लिए सबसे आसान ट्रिक मैं बता रहा हूं बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, इस ऑब्जेक्ट से एक परपेंडिकुलर डाल दो मिरर पे। चलो ये मैंने डाल दिया परपेंडिकुलर मिरर पे। हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट से एक परपेंडिकुलर डालना है किस पे, मिरर पे। तो देखो मैंने ऑब्जेक्ट से एक परपेंडिकुलर लाइन बना दी मिरर पे, बना दी बच्चों। अब ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी यही क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। तो अब इसकी लेंथ हमें फाइंड करना है। देखो बच्चों ये डिस्टेंस कितनी है 2, ये कितना है 37, है ना। अब और ये एंगल है 90, ये 90 तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, है ना। और जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है वो कंपोनेंट कॉस में आता है, बचा हुआ कंपोनेंट साइन में। ये तो मैंने आपको वेक्टर के कंपोनेंट करते वक्त सिखाया था, है ना। तो 2 का ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, DOM कितना हो जाएगा 2 sin 37, 2 sin 37 यानी कि 6/5। अब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर अगर इतना है,
इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर भी कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर जितना ही, मतलब कितना 6/5। तो जितना दूर मिरर की इस लाइन से ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर मिरर की लाइन से कौन बनेगा, इमेज। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, ए की इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ठीक है, अब इसका मतलब ए और ए डैश के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट और इमेज का सेपरेशन कितना हो जाएगा। फिर देखो ऑब्जेक्ट का मिरर से और इमेज का मिरर से पता है, और दोनों मिरर के एक दूसरी तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा 6/5 प्लस 6/5 कितना 12/5। ठीक है, 12/5 किसका है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब देखो वापस थोड़ा सा मैं यहां सॉल्व करता हूं इसको, है ना, यहां था ए, ये बनेगा ए डैश, है ना। अब देखो ये क्या था, ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करने वाली लाइन, है ना। मिरर किस तरह से रखा हुआ है, मिरर इस तरह से रखा हुआ है आपके पास, है ना, यही है ना बच्चों मिरर। तो मिरर किस तरह से रखा हुआ हमने, मिरर थोड़ा सा टिल्टेड रखा हुआ है। तो मिरर जब टिल्टेड रखा हुआ है तो देखो अब यहाँ पे ये एंगल 37 है, तो ये एंगल भी कितना है 37, ये कितना हो जाएगा 53। अब मुझे कोऑर्डिनेट्स बताने हैं ए डैश के, तो ए डैश के कोऑर्डिनेट आप इसको ऐसा करते हैं, इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं आर। तो ये आर डिस्टेंस कितना है बच्चों 12/5, ओरिजिन से है ना। अब तो ये अब ए डैश का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए डैश का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर कॉस 53 माइनस आर साइन 53। माइनस क्या है, क्योंकि ये नीचे की तरफ बन रहा है कोऑर्डिनेट, है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब 12/5 cos 53 और माइनस ऑफ 12/5 sin 53 कितना हो जाएगा बच्चों 12/5 इंटू 3/5 माइनस ऑफ 12/5 इंटू 4/5। तो ये कितना हो जाएगा, देखो कोऑर्डिनेट 36/25 माइनस ऑफ 48/25। तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिरर। ठीक है, तो 36/25 और 48/25 इस तरह से ये यहाँ पे होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन तो r cos 53 और माइनस r sin 53। अब यहाँ r क्या था, एक्चुअली ये a डैश की डिस्टेंस थी कहाँ से, ओरिजिन से। ओरिजिन से क्यों, हमने तो ऑब्जेक्ट से ली थी ना, ऑब्जेक्ट खुद ओरिजिन पे है। तो अब ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ 36/25 माइनस ऑफ 48/25। बच्चों इस क्वेश्चन में सबसे काम का कंसेप्ट हमें क्या पता चला, कि जो ऑब्जेक्ट है और जो उसकी इमेज है उनको ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक है, कितनी लेंथ की आई थी 12/5। मिरर उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, देखो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, ये 6/5 और ये भी 6/5। तो अब यहाँ पे इस कंसेप्ट को मैं आपके सामने लिख देता हूँ, क्या कंसेप्ट है, और ये सबसे शानदार कंसेप्ट है क्वेश्चंस को करने के लिए। प्लेन मिरर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of line joining image with its object। समझ में आया ना, कि ऑब्जेक्ट को इमेज से ज्वाइन करने वाली जो लाइन बनती है, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन बनती है, मिरर उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे वापस समझो, मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, मैंने एक मिरर को एक्सटेंड किया, ऑब्जेक्ट से मिरर पे परपेंडिकुलर डाला, उस परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल ली। वो लेंथ क्या है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। जितना डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा मिरर से उतना ही डिस्टेंस ऑफ इमेज भी होगा। तो उससे ये डिस्टेंस है 6/5, 6/5 भी ये इमेज की होगी, तो टोटल कितना हो गया 12/5। और फिर मैंने कंपोनेंट्स कर लिया यहाँ से, क्लियर है।
तो इस तरह से हमारे पास इमेज का कंपोनेंट आ चुका है। इस केस में मिरर तिरछा था। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अब क्लियर हुआ होगा। तो आप यहाँ तक नोट करें। ओके बच्चों, थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता पीकेजी। हम पढ़ रहे हैं प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर में लास्ट हमने पढ़ा था कि जब दो मिरर इंक्लाइन हो किसी पर्टिकुलर एंगल पे तो किसी ऑब्जेक्ट की वो कितनी इमेजेस बनाएंगे। ठीक है, फिर लास्ट हमने उसमें देखा था कि अगर मिरर पैरेलल भी हो तो उसमें इनफाइनाइट इमेजेस बनेगी, है ना, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से। उसी प्रॉपर्टी में हम एक क्वेश्चन आज करते हैं। तो एक क्वेश्चन में मान लो हमारे पास दो प्लेन मिरर्स हैं और ये दोनों मिरर एक दूसरे पे इंक्लाइंड हैं। ओके, ये दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे पे इंक्लाइंड हैं और यहाँ पे एंगल जो है वो थीटा है। यहाँ पे एंगल क्या है? थीटा। और इस थीटा की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? थीटा की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, अब आपको ये बोला जाता है कि इस फर्स्ट मिरर पे परपेंडिकुलर हमने एक रे को इंसिडेंस करवाया इस तरह से। ओके, ये इंसिडेंट रे। अब आपको बोला जाएगा कि बताइए, सॉरी, इसमें आपको यहाँ पे मान लिया कि एंगल दिया जाता है कुछ थीटा और इसको अल्फा मान लेते हैं। अब इसमें बोला जाएगा कि थीटा की वैल्यू क्या हो, थीटा की वैल्यू क्या हो ताकि रे बिल्कुल रिवर्स हो जाए। ओके, फाइंड एंगल थीटा so that ray get reversed after टू रिफ्लेक्शन। दो रिफ्लेक्शन के बाद रे रिवर्स हो जाए। ठीक है, तो आपको थीटा कितना रखना पड़ेगा? मिरर्स का एंगल कितना दिया हुआ है? 60। ओके, चलो हम मान लेते हैं जो भी थीटा रहा होगा। अगर ये थीटा है बच्चों तो ये कितना होगा? ये I1 एंगल हो जाएगा ना, मिरर फर्स्ट पे एंगल 90 माइनस थीटा। I1 अगर एंगल इतना होगा तो R1 एंगल भी इतना ही होगा। ठीक है, तो ये R1 एंगल हो जाएगा। फिर यहाँ से ये दूसरा नॉर्मल। इसके बाद जब रे जाए वो इस तरह से जानी चाहिए, यही हुआ ना इसका मतलब कि आपको थीटा कुछ इस तरह से सेलेक्ट करना है कि दो रिफ्लेक्शन के बाद रे एकदम पलट जाए। ठीक है, तो अब रे एकदम पलटे तो इसका मतलब टोटल डेविएशन कितना हो जाना चाहिए बच्चों? देखो ये I2 एंगल और ये R2 एंगल। इसका मतलब रे को पूरा रिवर्स करवाना है, इसका मतलब टोटल डेविएशन कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। ओके, रे रिवर्स्ड का मतलब क्या है? नेट डेविएशन 180 डिग्री का डेविएशन आना चाहिए। रिवर्स होने का मतलब ये हुआ। अब नेट डेविएशन क्या आएगा? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ओके, अब डेल्टा 1 क्या हो जाएगा? पाई माइनस 2I1 पाई माइनस 2I2। रिफ्लेक्शन के डेविएशन का फॉर्मूला यही तो है, इज 180 डिग्री। ओके, तो पाई मतलब भी 180 होता है। तो देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा? पाई इज 2I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 मिला के कितना होना चाहिए? 90। ठीक है, ये तो हमारे पास एक इक्वेशन आती है। अब देखो I1 क्या है, इस डायग्राम को देख के हम बता सकते हैं I1 है 90 माइनस थीटा। ठीक है, R1 भी क्या हो जाएगा? I1 के इक्वल यानी कि 90 माइनस थीटा। तो ये भी कितना बन जाएगा? थीटा। ठीक है, अब ये थीटा ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? थीटा डैश, है ना। तो इसको ऐसा करते नाम देते हैं OAB। ट्राइंगल OAB के लिए अल्फा प्लस थीटा डैश 180 हो जाएगा। तो थीटा प्लस थीटा डैश इज 180 माइनस ऑफ अल्फा। 180 माइनस ऑफ अल्फा, अल्फा कितना है? 60। तो ये 120। तो थीटा डैश कितना हो जाएगा? 120 माइनस थीटा। अब थीटा डैश अगर ये है तो I2 क्या हो जाएगा?
90 माइनस थीटा डैश, तो 90 माइनस ऑफ 120 माइनस थीटा, तो थीटा डैश की वैल्यू डाल दी ना अपन ने, तो ये आ रहेगा बच्चों आपके पास थीटा प्लस 30, थीटा प्लस 30 है ना। अब थीटा प्लस थीटा माइनस 30, ये I2 की वैल्यू, मुझे I1 भी पता है, मुझे I2 भी पता है, क्या मैं वैल्यू डाल सकता हूँ? बिल्कुल। तो I1 क्या हो जाएगा इस केस में? 90 माइनस थीटा, I2 क्या हो जाएगा? थीटा माइनस 30, 90, थीटा से थीटा खत्म, ये आएगा 60 इक्वल्स टू 90। बच्चों क्या ऐसा कभी हो सकता है कि 60 और 90 इक्वल हो जाए? नहीं ना। इसका मतलब आप कोई भी एंगल रख दो, इसका मतलब आप कोई भी एंगल रख दो कभी भी, है ना, ये कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी, है ना, कैन नेवर बी सेटिस्फाई। अब ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, मतलब थीटा की कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर लो, कभी भी रे रिवर्स तो नहीं होगी। यहां से हमें ये पता चल गया कि आप थीटा की कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करो, कभी भी रे रिवर्स नहीं होगी। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको अल्फा की टर्म्स में सॉल्व कर लेते हैं ना। हम इसको एक बार फिलहाल अल्फा रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस अल्फा, फिर थीटा डैश क्या हो जाएगा? थीटा डैश हो जाएगा अपने पास 180 माइनस ऑफ अल्फा माइनस ऑफ थीटा। ओके, तो I2 क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा डैश, तो यहां I2 आ जाएगा आपके पास थीटा प्लस अल्फा माइनस 90, है ना। अब देखो ऐसा करते हैं, I2 की वैल्यू अल्फा की टर्म्स में अगर रखेंगे तो देखो अब अपने पास क्या बनेगा? I1 है 90 माइनस ऑफ थीटा प्लस अल्फा माइनस ऑफ 90 इज 90, है ना। मतलब अगर हम अल्फा रखते हैं, अल्फा 60 के बजाय हम अल्फा को जनरल लेते हैं। आपसे अगर ये पूछा जाए कि अल्फा की वैल्यू क्या हो, देखो पहले मैंने 60 एंगल दिया था ना, तब तो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब आप थीटा कुछ भी रख दो, रे कभी भी रिवर्स नहीं होगी। अब यही एक दूसरा क्वेश्चन बन गया एक तरह से, कि अब आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन बन गया अल्फा, फाइंड एंगल अल्फा सो दैट रे गेट्स रिवर्स आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, है ना, ताकि रे रिफ्लेक्शन के बाद, 2 रिफ्लेक्शन के बाद रिवर्स हो जाए। सेम कंसेप्ट, है ना। अब मैंने केवल अल्फा को जनरल वैल्यू माना, पहले अल्फा 60 गिवन था, ठीक है, तो अब अल्फा ही पूछा गया कि अल्फा क्या हो ताकि 2 रिफ्लेक्शन के बाद रे रिवर्स हो जाए। तो देखो 2 रिफ्लेक्शन के बाद रे रिवर्स हो, उसके लिए अल्फा कितना होना पड़ेगा? 90। मतलब अगर मैं 2 मिरर्स को इस तरह से रख देता हूं 90 डिग्री के एंगल पे, तो हर केस में रे रिवर्स होके जाएगी। जैसे मान लो मैंने ये इधर से एक रे डाल दी, है ना, और मान लो ये एंगल है 30, तो ये कितना हो जाएगा? 60। रे इधर पलट के जाएगी तो ये भी 60, तो ये भी 30, ये 90, तो ये 60, तो ये 30, और ये रे वापस इधर। अब देखो I1 कितना आया? ये I1 और ये I2। तो इस केस में अब आप देखो, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, पाई माइनस 2I1 प्लस पाई माइनस 2I2, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस ऑफ 2I1 प्लस I2, 2 पाई माइनस ऑफ 2 60 प्लस 30, तो 90 180 कितना आया? देखो पाई का। इसका मतलब अगर 2 मिरर, प्लेन मिरर अगर परपेंडिकुलर हों, तो उस केस में जो रे आप इंसिडेंट करवाओगे वो एकदम रिवर्स होगी, चाहे किसी भी एंगल पे इंसिडेंट्स करवा दो। लेकिन अगर हम यहाँ 60 डिग्री एंगल रख देते हैं तो फिर कभी भी ऐसा नहीं होगा। मतलब 90 डिग्री के केस में ही रे रिवर्स होके जाएगी, और फिर चाहे आप कितना ही डिग्री पे डलवा दो, चाहे 10 डिग्री रख दो, चाहे 20 डिग्री रख दो, 2 रिफ्लेक्शन अगर हो रहे हैं, गिवन कि 2 रिफ्लेक्शन तो होने चाहिए, 2 रिफ्लेक्शन होंगे तो रे रिवर्स जरूर होगी। इसमें कोई कंफ्यूजन बच्चों? तो चलो नोट करो इसे। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली अब फाइनली आपसे पूछा गया कि एंगल अल्फा क्या होना चाहिए ताकि 2 रिफ्लेक्शन के बाद रे रिवर्स हो जाए।
ओके, चलो आगे बढ़ते हैं इसी केस में अगले क्वेश्चन पे। अगेन दो प्लेन मिरर आपको इंक्लाइंड कंडीशन में गिवन है और इनके बीच में एंगल है अल्फा। ओके, ये मिरर 1 मान लेते हैं और इसको मिरर 2 मान लेते हैं। फाइंड अल्फा सो दैट रे इंसिडेंट ऑन any one mirror gets reflected parallel to incident on any one mirror parallel to another. Emerge parallel to first mirror. Emerge parallel to first mirror after 2 reflection. अब देखो इस लैंग्वेज को हम समझते हैं। इस लैंग्वेज में ये बोला है कि आपको दो मिरर अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड गिवन है ना। अब आपको क्या करना है, इस अल्फा एंगल को आप कितना सेलेक्ट करो ताकि किसी एक मिरर पे अगर पैरेलल रे इंसिडेंट हो, मतलब एक मिरर पे जैसे मान लो 1 पे इंसिडेंट करवाएं तो वो 2 के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो इस लैंग्वेज के हिसाब से जैसे मान लो अगर पहले मिरर पे हम रे इंसिडेंट करवा रहे हैं तो वो किस तरह से आनी चाहिए इंसिडेंट रे, जिस मिरर पे स्ट्राइक कर रही है उसके अलावा जो दूसरा है उस दूसरे के पैरेलल, मतलब फर्स्ट पे अगर स्ट्राइक कर रही है तो 2 के पैरेलल आती हुई रे फर्स्ट पे स्ट्राइक होनी चाहिए। अब लैंग्वेज ये कहना चाह रही है कि सो दैट रे इंसिडेंट ऑन एनी वन मिरर पैरेलल टू अनदर इमर्ज पैरेलल टू फर्स्ट मिरर आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। मतलब अब ये रे 2 रिफ्लेक्शन के बाद, जैसे पहले रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे मुड़ेगी है ना, फिर 2 रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे हो जानी चाहिए। ऐसे मतलब देखो इंसिडेंट रे कैसे थी, इंसिडेंट रे थी सेकेंड मिरर के पैरेलल, तो इमर्जिंग रे फर्स्ट मिरर के पैरेलल होनी चाहिए। कितने रिफ्लेक्शन के बाद, 2 रिफ्लेक्शन के बाद। तो यहां पे देखो बच्चों 2 रिफ्लेक्शन कहां कहां हुए, फर्स्ट रिफ्लेक्शन तो ये हुआ है और ये सेकेंड रिफ्लेक्शन हुआ है ना। तो अब ये हो जाएगा अपने पास I1 है ना। अब R1 भी कितना होगा, I1 जितना, ये हो जाएगा I2 और R2 भी कितना होगा, I2 जितना, है ना बच्चों। इस तरह से तो हमारे पास ये कुछ एंगल्स यहां आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें इस तरह से अब इस डायग्राम को देखो, हमेशा यहां पे सबसे काम की चीज क्या है, रे डायग्राम कंप्लीट करना है ना। अब आपको रे डायग्राम में I1 R1 I2 R2 पता चल चुके। अब हमें अल्फा अगर ये मानना है तो देखो अब ये रे जो थी वो किसके पैरेलल थी, सेकेंड मिरर की, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी तो अल्फा होगा ना अल्फा। तो अगर ये अल्फा है तो बाय ज्योमेट्री, थोड़ा सा ज्योमेट्री आप यहां यूज करोगे, थोड़ा सा अगर ज्योमेट्री यूज करोगे तो अगर ये एंगल अल्फा है तो I1 क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा, है ना। क्योंकि 90 ये टोटल एंगल कितना होता है, ये टोटल एंगल देखो बच्चों 90 होता है ना, परपेंडिकुलर, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल I1 और अल्फा मिला के 90 होने चाहिए। तो I1 और अल्फा अगर 90 है तो I1 क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। तो I1 पता लग गया। फिर अगर ये अल्फा है, देखो ये एंगल अल्फा है तो I1, अब R1 और ये वाला भी तो सेम एंगल होगा अल्फा, क्योंकि अगर I1 R1 सेम है, इन दोनों का एडिशन 90, इन दोनों का एडिशन भी 90, तो ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, ये दोनों भी सेम होंगे। ठीक है, अब ये अल्फा तो ये कितना बचा बच्चों,
टोटल एंगल, ये वापस ओ ए बी ट्राइंगल बना देते हैं, है ना, इसको हम मान लेते हैं अल्फा डैश। तो ओ ए बी ट्राइंगल में अल्फा प्लस अल्फा, अच्छा अब देखो ये रे वापस पैरेलल किसके, इस वाले के, तो ये एंगल भी अल्फा तो ये भी अल्फा, इसका मतलब अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा 180। तो 180 तो क्या हो जाएगा अपने पास, 3 अल्फा इज 180, तो अल्फा कितना हो गया, बस 60। तो अगर मान लो दो मिरर 60 डिग्री के एंगल पे हो, तो अगर आप किसी पहले पे रे को पैरेलल इंसिडेंट करवाओ तो दो रिफ्लेक्शन के बाद वो पहले वाले के पैरेलल हो जाएगी। इस केस में अगर टोटल डेविएशन निकालना हो तो देखो I1 हमने निकाल लिया था ना, अब I2 भी निकालेंगे। I2 कितना हो जाएगा बच्चों, वही 90 माइनस अल्फा, कितना हो जाएगा, 90 माइनस 60, ये भी 90 माइनस 60 30। अब ऐसा करते हैं, हमारे पास एंगल पता लग गया, तो अब हम डेविएशंस निकाल लेते हैं। डेविएशन 1 क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2I1, 180 माइनस 2 इंटू 30, दिस इज 120 डिग्री। डेल्टा 2 पाई माइनस 2I2, 180 माइनस 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, हो गया ना डेल्टा 1 डेल्टा 2। अब इसके बाद हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 हमने निकाल लिया, डेल्टा 1 डेल्टा 2 हमने निकाल लिया, I1 I2 से डेल्टा 1 डेल्टा 2 निकाल लिया। अब इनकी डायरेक्शंस चेक करते हैं, है ना। पहले वाले रे को रिफ्लेक्शन डेविएशन किधर आया, देखो अगर मिरर नहीं होता तो रे सीधी जाती, उसके मुकाबले इतना मुड़ चुकी, ये डेविएशन 1। सेकेंड मिरर नहीं होता तो रे ऐसे निकलती, लेकिन कितना मुड़ी, इतना, ये डेल्टा 2। तो देखो डेल्टा 1 डेल्टा 2, अब डेल्टा 1 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, डेल्टा 2 भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो डेविएशन नेट कितना आएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, दोनों एंटी क्लॉकवाइज इसलिए दोनों को जोड़ना है, तो 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री 240 डिग्री, और ये है एंटी क्लॉकवाइज। अब 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बोल दें, है ना, देखो हम 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बोले, मतलब जो रे थी वो ऐसे करके ऐसे गई, है ना, तो अपन डेविएशन जो है ना वो ऐसे मान रहे 240, तो आप 240 इसको एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हो, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना बोलोगे फिर, 120। तो इसका मतलब इसी को हम एक और तरह से लिख सकते हैं, 120 डिग्री क्लॉकवाइज। भाई हम या तो 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बोले या 120 डिग्री क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो ध्यान रखना, जब हम दो मिरर को 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइन करें तो किसी एक मिरर के पैरेलल, जैसे सेकंड मिरर के पैरेलल आती हुई रे फर्स्ट पे स्ट्राइक करेगी, तो दो रिफ्लेक्शन के बाद वो रे जिस पे स्ट्राइक करी उसके पैरेलल निकलेगी, है ना। ये तो कंडीशन ही ये थी कि आप सेकंड मिरर के पैरेलल रे को इंसिडेंट करवाएं फर्स्ट पे, और फिर दो रिफ्लेक्शन के बाद वो फर्स्ट के पैरेलल हो जानी चाहिए, मतलब जिस पे पहले टकराई उसके ही पैरेलल निकल गई। तो ऐसा होने के लिए अल्फा कितना होना चाहिए, 60। फिर हमने अल्फा पता चलते ही I1 I2 भी निकाल लिया, डेल्टा 1 डेल्टा 2 की डायरेक्शंस भी निकाल ली, और फिर नेट डेविएशन के लिए उन दोनों को जोड़ दिया। जोड़ा क्यों, क्योंकि दोनों एंटी क्लॉकवाइज थी। अगर एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज होता तो माइनस कर देता बड़े वाले में से छोटे वाले को, ठीक है। कई लोगों को थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है कि ये दोनों एंगल इक्वल कैसे आते हैं, तो मैं इसको जनरल यहाँ समझा देता हूँ, है ना। जैसे मान लो तो ये हमारे पास कोई सरफेस है और ये इधर है। अब मान लिया ये एंगल जो है I बन रहा है और ये एंगल मान लिया थीटा, ठीक है, और रे इधर जाएगी, ये R एंगल भी कितना होता है, I। अब देखो ये एंगल 90 है ना, और ये एंगल 90 क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ना। तो अब इस केस में मैं इसको मान लेता हूं थीटा डैश। देखो I प्लस थीटा कितना होगा, 90। इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा, 90 माइनस I। इसमें कोई कंफ्यूजन। अब इसी तरह से R प्लस थीटा डैश भी कितना होगा, 90। तो थीटा डैश कितना हो जाएगा, 90 माइनस R। अब R कितना होता है, I के इक्वल, तो 90 माइनस I।
इसका मतलब थीटा डैश किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है। ये ध्यान रखना बच्चों, है ना। कई लोगों को कंफ्यूजन था कि मैंने इन दोनों एंगल्स को आपस में सेम कैसे ले लिया, है ना, इन दोनों एंगल्स को आपस में सेम कैसे ले लिया, है ना। तो देखो ये पैरेलल आई थी, इसलिए जितना ये एंगल है उतना ये बनेगा। फिर ये अगर थीटा है तो ये थीटा डैश सेम बनेगा, है ना। फिर अगर ये इसके पैरेलल निकली तो ये और ये भी सेम बनेंगे, और ये फिर डायरेक्ट इस रिलेशन से सेम कर दिए मैंने कि थीटा डैश कौन सा एंगल है, ये वाला। ठीक है, तो थीटा और थीटा डैश को हम बोलते हैं ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोलते हैं ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ग्लांस एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, और इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन एंगल तो इक्वल होते ही हैं, है ना बच्चों। तो नोट करो इसको। कोई कंफ्यूजन आपको यहां तक नहीं? तो बच्चों यहां तक आपको समझ में आया होगा, आई होप। तो यहां तक की प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, हम पढ़ रहे हैं प्लेन मिरर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर, और उसमें हम आगे बढ़ेंगे अब फोर्थ प्रॉपर्टी पे। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो क्या होता है। अगर मान लो किसी पर्सन को अपनी पूरे शरीर की इमेज देखनी है, किसी पर्सन को अपने पूरे शरीर की इमेज देखनी है, तो उसके लिए प्लेन मिरर को दीवार पे कितना ऊंचाई पे लगाना पड़ेगा, और मिनिमम लेंथ कितनी रखनी चाहिए मिरर की, हमें यहाँ पे ये देखना है। तो इसको हम लिखते हैं टू व्यू फुल इमेज ऑफ बॉडी बाय पर्सन, फुल इमेज ऑफ सेल्फ, खुद की इमेज देखने के लिए बाय पर्सन, द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर must be half of height of mirror, height of person की जो हाइट है उससे आधी लेंथ तो कम से कम होनी चाहिए मिरर की। चलो अब इस चीज को प्रूव करते हैं कि किस तरह से ऐसा होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं, मैं यहाँ पर्सन बना देता हूँ एक, है ना। इस पर्सन की मान लो ये आंखें हैं ना, आंखों की पोजीशन बहुत इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। अब मान लो ये पर्सन की टोटल हाइट जो है ना, उसको अपन दो हिस्सों में बांट देते हैं। आंखों के ऊपर की हाइट मान लिया h1, और आंखों के नीचे की जो फिर हिस्सा बचा उसकी हाइट मान ली h2। तो इस तरह से पर्सन की टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, h, है ना। आंखों के नीचे हिस्से की h1 और आंखों के ऊपर वाले हिस्से की h1 और नीचे वाले हिस्से की h2। ठीक है, अब पर्सन को अपनी पूरी इमेज देखनी है ना, किसमें, मिरर में। पूरी इमेज देखने की कंडीशन देखो क्या है। इमेज बनने की कंडीशन क्या होती है, इमेज बनने की कंडीशन होती है कि रे का रिफ्लेक्शन होना चाहिए, है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं, इमेज बनने की कंडीशन, हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आपको ये याद रहे। इमेज बनने की कंडीशन क्या होती है, रे रिफ्लेक्ट हो। इमेज बनने की कंडीशन है कि रे रिफ्लेक्ट हो। इमेज दिखने की कंडीशन क्या है, इमेज दिखने की कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चों, कि रे रिफ्लेक्ट हो, ये तो बनने की कंडीशन, और रे आंखों, रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्ट होने वाली रे है वो आंखों तक आए, रिफ्लेक्टेड रे आंखों तक आए। ये इमेज
बनने की कंडीशन है कि रे रिफ्लेक्ट हो, और इमेज दिखने की कंडीशन क्या है कि रिफ्लेक्टेड रे आंखों तक आनी चाहिए, है ना, तब ही यहां पे इमेज दिखाई देगी। बच्चों ये दोनों कंडीशंस को ध्यान रखना, इमेज बनना अलग बात होती है और इमेज दिखना अलग बात होती है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि प्लेन मिरर की रिफ्लेक्टिंग साइड में, जैसे मान लो ये बोर्ड को प्लेन मिरर मान लो, तो इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट है सबकी इमेज बनती है ना। तो मेरी इमेज जैसे मैं बोर्ड के सामने हूँ तो मुझे दिखती भी है, जैसे मान लो ये प्लेन मिरर हो, मैं इसके सामने खड़ा हूँ तो हमें हमारी इमेज दिख भी जाती है। लेकिन अगर हम मिरर से थोड़ा साइड में खड़ा हो जाए तो क्या हमें हमारी इमेज दिखती है? नहीं, लेकिन बनती जरूर है उस वक्त भी इमेज बनती जरूर है। इमेज का बनना अलग बात है और इमेज का दिखना अलग बात है। जैसे मान लो आप जब ड्राइविंग करते हो तो जो बैक व्यू का मिरर होता है, साइड व्यू मिरर जो होता है, रियर व्यू मिरर, उस रियर व्यू मिरर में आपको पीछे वाले ऑब्जेक्ट्स की इमेज दिखती है ना, लेकिन आपको खुद की इमेज दिखती है क्या? नहीं। लेकिन जो पीछे से व्हीकल आ रहा है वो भी जब उस साइड मिरर में देखेगा उसको ड्राइवर के चेहरा दिखता है। मतलब ड्राइवर को पीछे वाला व्यू ऑब्जर्वर दिख रहा है और पीछे वाला ऑब्जर्वर को ड्राइवर दिख रहा है, दोनों एक दूसरे को उस मिरर के थ्रू देखते हैं, लेकिन दोनों अपने आप को नहीं देख सकते। ये तो समझ में आया ना। इसका मतलब मिरर जो है वो इमेज तो सबकी बनाता है, जो जो उसकी रिफ्लेक्टिंग साइड में है उस सबकी इमेज बनाता है, लेकिन दिखेगी कौन सी इमेज वो डिपेंड करता है कि कौन से रिफ्लेक्टेड रे आंखों तक आ रही है। समझ में आया ना। अब इस ऑब्जर्वर को अपने पूरे शरीर की इमेज देखनी है, तो इसका मतलब शरीर के हर हिस्से से रे रिफ्लेक्ट होने के बाद इसकी आंखों तक आनी चाहिए। शरीर के हर हिस्से से रे रिफ्लेक्ट होने के बाद इसकी आंखों तक आनी चाहिए। तो मैंने मान लिया कि ये इसके सर से जो रे आई होगी वो इसकी आंखों तक आए, उसके लिए देखो रे पलट के आएगी तो ऐसे आएगी ना। अब देखो ये यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हम यहां बनाए, तो इस केस में जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं तो इसका मतलब ये अगर एंगल I1 है तो ये एंगल भी कितना बनेगा? R1 इक्वल्स टू I1, है ना। अब इसको अगर हम देखें ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये टोटल हाइट को आधे आधे हिस्सों में डिवाइड कर दिया ना अपन ने, यहाँ पे h1/2 और ये भी क्या हो जाएगा h1/2। इसका मतलब आंखों से और ये जो मिरर का हिस्सा है इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? h1/2। मतलब जो आंखों का लेवल है उससे h1/2 हाइट तक तो मिरर होना ही चाहिए, तभी आपको सर की इमेज दिखेगी, है ना। तभी आपको किसकी इमेज दिखाई देगी? सर की इमेज क्लियर दिखाई देगी, मतलब आपका जो बॉडी का टॉप पॉइंट है उसकी इमेज दिखेगी आपको, है ना। अब पैरों की भी इमेज देखनी है, तो जो पैरों से रे रिफ्लेक्ट हो वो रे रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ तक आनी चाहिए? आंखों तक। मैंने बोला ना कि इमेज उसी हिस्से की दिखेगी जिसकी रे टकरा के आंखों तक आए, है ना। अब रे टकरा के आंखों तक आए तो देखो बच्चों वापस हमें यहां पे ये I1 ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 मान लेते हैं, ये R2 कितना है? ये भी I2 के इक्वल होगा। तो अगर अब यहाँ पे देखें ये टोटल हाइट h2 है तो ये h2 का आधा h2/2 और ये भी h2/2। अब ये h2/2 है तो ये भी क्या हो जाएगा? h2/2। तो देखो मिरर की लेंथ क्या हो जाएगी फिर? अब यहाँ पे जो मिरर की लेंथ आएगी ये टोटल L लेंथ, इसका मतलब L1 क्या हो जाएगा? h1/2 प्लस h2/2। इसका मतलब मिरर की लेंथ होगी h/2। कम से कम इतनी लेंथ तो होनी ही चाहिए, और अगर आपको इतनी ही लेंथ का मिरर अवेलेबल है तो उसकी ग्राउंड से हाइट कितनी रखनी पड़ेगी? h2/2। मतलब ऐसा नहीं कि आपने जैसे मान लो 6 फीट का आदमी तो उसको 3 फीट का तो मिरर चाहिए, ये तो कंफर्म है, लेकिन ऐसा नहीं कि 3 फीट का मिरर कहीं भी रख दो दीवार पे, उसको ग्राउंड से h2/2 हाइट से ही शुरू करना पड़ेगा मिरर को। मतलब मिरर इस रेंज में तो होना ही चाहिए। अगर आपने 3 फीट का मिरर लिया लेकिन ऊपर रख दिया तो आपको सर तो दिखेगा, पेड़ नहीं दिखेंगे। 3 फीट का मिरर लिया नीचे रख दिया तो पेड़ दिखेंगे, सर नहीं दिखेगा। तो आपको पर्टिकुलर इतनी ही हाइट पे रखना पड़ेगा, है ना। एंड मिरर एंड तो देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू व्यू, अब मैं इस चीज को समराइज कर रहा हूं, टू व्यू फुल इमेज लेंथ जो है वो h/2 से ज्यादा होनी चाहिए, एंड
मिरर मस्ट बी एट h2/2 हाइट फ्रॉम ग्राउंड। मतलब h2/2 से मिरर स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो ये ध्यान रखना आपको कि जो h2/2 है उसका आधा, h2 है उसका आधे हाइट से मिरर स्टार्ट होके यहाँ तक चलना चाहिए। और ये लेंथ फिर, अब इतना मतलब आपको इस रेंज में तो मिरर रखना ही रखना है। इससे ऊपर कितना भी मिरर रख दो कोई दिक्कत नहीं, इससे नीचे कितना भी मिरर रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मिनिमम लेंथ है और इस पर्टिकुलर पोजीशन से मिरर स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आदमी की टोटल हाइट है 6 फीट और ये हिस्सा है 1 फीट, बाकी 5 फीट ये है। तो 5 फीट और 1 फीट है ना। अब 6 फीट है तो उसको टोटल 3 फीट का मिरर चाहिए और ग्राउंड से 2.5 फीट से स्टार्ट हो जाना चाहिए वो। ठीक है, ऐसे लिखो बच्चों इसको। लिख लिया। चलो अब एक क्वेश्चन में इसी को समझते हैं। जैसे मान लो ये हाइट है 6 फीट, ये 1 फीट और ये मान लिया 5 फीट। ठीक है, तो इस केस में अब क्या हो जाएगा, लेंथ 6/2 3 फीट और मिरर मस्ट बी h2/2 यानी कि 5/2 यानी कि 2.5 फीट। मतलब दीवार अगर ये है मान लो आपके पास और ये पर्सन यहां खड़ा है, ठीक है, और ये इसकी आंखें, तो इसका मतलब अब देखो ये टोटल 5 फीट है ना, तो इसका मतलब इसके आधे से यहां से मिरर स्टार्ट इसको करना पड़ेगा और यहां तक इसको मिरर रखना पड़ेगा। तो देखो 2.5 फीट तो यहां से रखना पड़ा, 3 फीट का मिरर हो गया और ये टोटल कितनी हाइट हो जाएगी, 6 फीट। ये 6 फीट, उसमें से 5 फीट आंखों से नीचे के हिस्से की हाइट थी। ठीक है, तो जो ये हाइट है उसका आधा तो यहां रखना पड़ेगा, मतलब उसके आधे से तो मिरर स्टार्ट होना ही चाहिए। फिर टोटल लेंथ कितनी होनी चाहिए, टोटल हाइट का आधा। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं, 5th। टू व्यू इमेज ऑब्जर्वर मस्ट बी इन फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या होता है, मस्ट बी इन फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज। टू व्यू इमेज ऑब्जर्वर मस्ट बी इन फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज, इसका मतलब ये होता है कि जो ऑब्जर्वर है उस तक रिफ्लेक्टेड रे आनी चाहिए। मीन्स रिफ्लेक्टेड रे मस्ट रीच टू ऑब्जर्वर। इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्टेड रे जो है वो हमेशा ऑब्जर्वर तक आनी चाहिए। मैंने बोला था ना कि इमेज बनने की कंडीशन क्या है, रे का रिफ्लेक्शन। इमेज दिखने की कंडीशन क्या है, रे का, रिफ्लेक्टेड रे का आंखों तक आना। रिफ्लेक्टेड रे अगर आंखों तक आएगी तो इमेज दिखेगी। अगर रिफ्लेक्टेड रे आंखों तक नहीं आ रही है इसका मतलब इमेज बन तो रही है पर हमें दिख नहीं रही है ना। तो अब देखो इस केस में क्या करेंगे अपन, जैसे मान लेते हैं एक मिरर है ना, और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेते हैं। जैसे हमारे पास एक मिरर है, ये मिरर मान लेते हैं y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है ए। अब इस ए से, अब देखो इस मिरर का कोऑर्डिनेट में लिख देता हूं। गुड मॉर्निंग बच्चों।
प्लेन मिरर में हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है, अगर मान लो किसी भी ऑब्जर्वर को किसी ऑब्जेक्ट की इमेज देखनी है तो रिफ्लेक्टेड रे का आंखों तक आना जरूरी होता है। मतलब ऑब्जर्वर को उस पोजीशन पे खड़ा होना पड़ेगा, उस जगह जाके खड़ा होना पड़ेगा जहां पे रे रिफ्लेक्ट होने के बाद आ रही है। ठीक है, इसको हम समझते हैं कंसेप्ट से, डायग्राम से। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक मिरर है ना, ये मिरर मान लो मैंने कोऑर्डिनेट्स इसके सेलेक्ट कर लिए 1,1 से स्टार्ट होके 1,2 तक। ठीक है, और ये यहाँ पे मान लो 1,0, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया इसका। ठीक है, ये इधर 0,1 और 0,2। मैं मान लेता हूँ ओरिजिन पे एक ऑब्जेक्ट ए रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? ओरिजिन पे। क्या इसकी इमेज बनेगी? बिल्कुल बनेगी। कैसे पता चलेगा? देखो, यहाँ से एक रे जो आएगी वो पलट के इधर चली जाएगी। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो होंगे ना, तो रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे, इस वजह से ये रे पलट के इधर चली जाएगी। ओके, ये इसका रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से इधर, फिर इस तरफ और इस तरफ, इस तरह से। ओके, तो ये हमारे पास एक इस तरह का डायग्राम बन रहा है कि इसमें अब ज्योमेट्री हमें यूज करनी पड़ेगी ना। देखो, आई एंगल और आर एंगल तो इक्वल होते हैं, ये एंगल जितना होगा उतना ही ये वाला एंगल भी होगा, है ना। क्यों? क्योंकि आई और आर एंगल सेम होते हैं। तो अगर ये डिस्टेंस 1 है तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास? 0,2। मतलब इससे जो सबसे पहली रे रिफ्लेक्ट होगी वो भी 0,2 पे पहुंचेगी वाई एक्सिस पे, है ना। फिर ऐसे ही अगर आप ये वाला एंगल देखोगे थीटा, इसको मान लो θ1, तो ये θ1 इधर, ये θ2 माने तो ये θ2। तो अब ये कोऑर्डिनेट, अब देखो ये रे इंसिडेंट हुई यहाँ पे आके, मतलब ये जब इधर एक आगे गई तो ऊपर कितना गई? 2। फिर वापस जब पलट के एक पीछे आएगी तो ऊपर कितना जाएगी? 2 और जाएगी ना एक्स्ट्रा। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर 2 है तो ये भी डिस्टेंस 2 हो जाएगी। 2 और 2 कितना हो जाएगा? 0,4। इसका मतलब अब जितनी भी रे है वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, है ना। मतलब जितनी भी रिफ्लेक्टेड रे है वो 0,2 से लेकर के 0,4 के बीच में एग्जिस्ट करेगी। अब 0,2 से 0,4 के बीच में अगर रे एग्जिस्ट कर रही है तो फिर ऑब्जर्वर को इमेज देखने के लिए कहाँ होना पड़ेगा? इसी रीजन में। इन रेज को जब आप पीछे बढ़ाओगे तो वो यहाँ से आती हुई लग रही है ना। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ए डैश। ए की इमेज क्या हो जाएगी? 2,0, 0,0। ये डिस्टेंस अगर 1 है तो ये डिस्टेंस भी 1 होगी, है ना। तो इस प्रॉपर्टी में हमने क्या समझा कि देखो, टू इमेज will be formed. Image will be formed if rays get reflected. अगर रे रिफ्लेक्ट हो तो इमेज बनेगी। इमेज बनने की कंडीशन है ना। और इमेज दिखने की कंडीशन क्या है? इमेज will be observed if reflected ray reach to eyes। अगर आंखों तक रे रिफ्लेक्ट होने के बाद पहुंच जाए तो हमें वो इमेज दिखेगी भी सही। मतलब इमेज नहीं दिख रही है इसका मतलब ये नहीं बोल सकते कि इमेज बन नहीं रही है। इमेज कई बार बनती है लेकिन दिखती नहीं। अब जैसे ए की इमेज खुद को नहीं दिखाई देगी, क्यों? क्योंकि ए से जो रे रिफ्लेक्ट हुई वो रिफ्लेक्ट होने के बाद उधर चली गई, तो ए अपनी खुद की इमेज को नहीं देख सकता। लेकिन ए की इमेज बन तो रही है ना। बनने की कंडीशन क्या? रे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये एक मिरर है। अब अगर एक ऑब्जेक्ट यहां है तो इससे रे रिफ्लेक्ट होके ऐसा आ जाएगी,
तो भी पीछे बढ़ाने पे इसकी इमेज तो बनेगी, लेकिन ये इसको नहीं दिखेगी। ये इमेज किसको दिखेगी? जो ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा है ना, उसकी आंखों तक रे रिफ्लेक्ट होने के बाद आई, तो उसको ये इमेज दिखाई देगी, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। तो ऑब्जेक्ट अपनी इमेज को नहीं देख पाएगा, लेकिन ये ऑब्जर्वर जरूर देखेगा। क्यों? क्योंकि रे रिफ्लेक्ट हुई, मतलब इमेज तो बनेगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद जिसकी आंखों में वो रे आई, उसको इमेज दिखेगी बस। ये चीज समझ में आ रही है ना? तो इसका मतलब यहां पे अब ऑब्जर्वर को इमेज देखने के लिए कहां होना पड़ेगा? इस रीजन में। आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो, देखो तो इस केस में ये रेज इस तरह से आगे तक चलती जाएगी, मतलब जो ऑब्जर्वर इस रेंज में है उसको तो इमेज दिखेगी, और जो ऑब्जर्वर इस रेंज के बाहर है उसको इमेज नहीं दिखेगी, है ना? तो टू व्यू इमेज ऑब्जर्वर must be between 0,2 to 0,4 along y axis। y axis के along उसको 0,2 से 0,4 के बीच में होना पड़ेगा, तब जाके ऑब्जर्वर जो है वो इमेज को देख पाएगा। ठीक है, मतलब अगर y एक्सिस की बात करें तब तो उसके लिए इतना बड़ा विंडो है जिसमें वो खड़ा हो सकता है, और जैसे दूर जाओगे वो रेंज और थोड़ा, ये रेंज बढ़ जाएगी, यहाँ थोड़ा छोटी रेंज बनेगी, है ना? तो ऑब्जर्वर यहाँ हो सकता है, ऑब्जर्वर यहाँ हो सकता है, ऑब्जर्वर यहाँ भी हो सकता है ना? ये इन तीनों को इमेज दिखेगी, लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ है तो उसको इमेज नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद रे इसकी आंखों पे थोड़ी आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद रे यहीं पे रह जाएगी ना, तो इसको इमेज नहीं दिखाई देगी। तो हमारी अगली प्रॉपर्टी क्या है कि इमेज दिखने के लिए ऑब्जर्वर मस्ट बी बिटवीन 0,2 टू 0,4, मतलब ऑब्जर्वर मस्ट बी, है ना? यहां तो 0,2 से 0,4 क्या है? फील्ड ऑफ व्यू। तो इसका मतलब ऑब्जर्वर मस्ट बी इन रेंज ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, मतलब उसको रिफ्लेक्शन के बाद रे आना जरूरी है, तभी उसको ये सारी इमेजेस दिखेगी। इसमें कोई कंफ्यूजन बच्चों, है ना? ये तो काफ़ी आसान सी चीज़ है ना? तो आप ध्यान रखें इस चीज़ को। इमेज दिखना और इमेज बनना दो अलग अलग बातें होती है। हम यहाँ बात कर रहे हैं इमेज दिखने की, तो दिखने के लिए रेज को आंखों तक आना ज़रूरी होता है। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं? तो यहाँ पे इफ ऑब्जर्वर मूव ऑन y axis, then he will start to see image of A from 0,2 to 0,4। कई बार वो पूछते हैं कि बताओ टाइम कितने टाइम तक वो इमेज देखेगा, तो 0,2 से 0,4 तक, तो डेल्टा टी हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना? अब मान लिया उसने बोल दिया कि एक ऑब्जर्वर जो है वो y एक्सिस पे चलना शुरू कर रहा है, मान लो स्पीड उसकी है 1, तो वो कितने टाइम तक इमेज देखेगा? तो देखो 4 से 2 तक, है ना? 2 से 4 तक इमेज देखेगा, और स्पीड कितनी है 1, तो इसका अंदर 2 सेकंड तक, मतलब ऑब्जर्वर पहली बार इमेज देखेगा यहाँ पे आने के बाद, और अगले 2 सेकंड तक वो इमेज देखेगा, है ना? तो आप इससे d/v से ही निकाल सकते हो। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना बच्चों आपको? तो इस तरह से हम यहाँ पे ये कंसेप्ट को समझते हैं। ओके, ये थी फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ मिरर। गुड मॉर्निंग बच्चों, हम आते हैं सिक्स प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर पे। तो सिक्स प्रॉपर्टी जो प्लेन मिरर की उसकी हम बात करेंगे। इस प्रॉपर्टी में हम बात करेंगे कि जब किसी भी प्लेन मिरर को रोटेट करते हैं या उस पर डालने वाली इंसिडेंट रे को रोटेट कर देते हैं, तो क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे पे इफेक्ट। ठीक है, जैसे मान लो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको समझते हैं। जैसे मान लो एक प्लेन मिरर है, इस पे हमने एक नॉर्मल बना दिया, है ना? सरफेस के परपेंडिकुलर होता ना हमेशा नॉर्मल, तो ये नॉर्मल बन गया। अब मान लो इस पे अगर हम एक रे को इंसिडेंट करवाएं, मान लो मैंने रे को इस तरह से इंसिडेंट करवा दिया और ये रे इस तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, ये एंगल कितना बन गया? I,
तो ये भी एंगल कितना बन जाएगा, आई के इक्वल, क्योंकि आर और आई इक्वल होते हैं ना। अब अगर मान लो मैं मिरर को रोटेट कर दूं, मान लो अगर मैं मिरर को रोटेट कर दूं, तो मैंने मान लो थोड़ा सा मिरर को रोटेट कर दिया, इंसिडेंट रे को रोटेट नहीं किया, किसको रोटेट किया, मिरर को। मिरर को कितना सा रोटेट किया, मान लो थीटा रोटेट किया, और थीटा किस तरफ रोटेट किया, क्लॉकवाइज, ऐसे। मतलब मिरर जो था ना ऐसे था, मैंने इसको ऐसे घुमा दिया। अब क्या होगा, मिरर को अगर रोटेट किया तो जो नॉर्मल है वो तो हमेशा मिरर से परपेंडिकुलर होता है ना भाई। नॉर्मल जो है देखो, ये में अगर मिरर है तो नॉर्मल हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है, ऐसे। अगर आप मिरर को घुमाओगे तो नॉर्मल भी तो घूमेगा, तो जितना आपने मिरर घुमाया नॉर्मल भी उतना घूमेगा। क्यों, क्योंकि नॉर्मल को तो हमेशा परपेंडिकुलर होना है ना मिरर के। तो अब ये मिरर भी कितना घूमा, थीटा, तो नॉर्मल भी कितना घूम गया, ये नॉर्मल भी घूम गया थीटा। ठीक है, एन डैश मान लिया इसको। अब इस केस में जो नया एंगल बनेगा वो क्या बन गया, आई प्लस थीटा। अब नया एंगल तो थीटा बढ़ चुका ना, क्योंकि इंसिडेंट रे तो वहीं पे है। नॉर्मल थीटा एंगल दूर चला गया, तो आई एंगल पहले था, थीटा और इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब टोटल एंगल कितना हो गया, आई प्लस थीटा, है ना भाई। ये यहाँ पे थोड़ा सा एंगल जो बढ़ा वो कितना बढ़ा, ये एंगल का इंक्रीमेंट आ गया थीटा जितना, है ना। तो नॉर्मल इधर थीटा एंगल शिफ्ट हो गया, तो टोटल एंगल ये आई प्लस थीटा। हमेशा ध्यान रखो नॉर्मल से ही मेजर होता है इंसिडेंस एंगल। तो हम अब कहाँ से मेजर करेंगे, एन डैश से। ये एंगल आई, ये एंगल थीटा, तो टोटल आई प्लस थीटा। अब अगर नॉर्मल से आई प्लस थीटा एंगल बन रहा है, तो नई रिफ्लेक्टेड रे का एंगल भी क्या हो जाएगा, इधर, है ना। अब ये एंगल भी क्या हो जाएगा, आई प्लस थीटा। अब नए नॉर्मल से अगर आई प्लस थीटा है, तो पुराने नॉर्मल से क्या हो जाएगा, आई प्लस टू थीटा। भाई नए नॉर्मल से अगर ये मान लो थीटा है, तो पुराने नॉर्मल से क्या हो जाएगा, आई प्लस टू थीटा। तो देखो पुरानी रे का एंगल क्या था, पुराने नॉर्मल से, ये पुराने नॉर्मल से एंगल है ना, पुरानी रे का पुराने नॉर्मल से एंगल था आई। अब कितना बना, अब बना आई प्लस टू थीटा, पुराने नॉर्मल से ही, है ना। तो पुराने नॉर्मल से एंगल बना आई प्लस टू थीटा। तो देखो आई और आई टू थीटा का डिफरेंस क्या हो जाएगा, टू थीटा। मतलब अगर आप इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हुए, इसको हम यहां कैसे लिखेंगे, कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स, कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स if mirror is rotated by theta, then ray will get rotated by, कौन सी रे बेटा, रे रिफ्लेक्टेड रे, then reflected ray will get rotated by 2 theta in same direction। सेम डायरेक्शन मतलब सेम सेंस, सेंस का मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं। इसी में दूसरा पॉइंट होता है कि अगर आप मान लो मिरर को सेम रखते हो, मिरर को फिक्स रखते हो, और आप रे को घुमा देते हो, जैसे मान लो ये एन, ये मिरर है ना। अब आपने मान लो रे को घुमा दिया, पहले रे इस तरह से थी, ये एंगल आई था, है ना, ये भी एंगल आई के इक्वल बन गया था। अब आप मान लो रे को ही घुमाते हो, आपने इंसिडेंट रे को इतना घुमा दिया थीटा, तो अब ये एंगल कितना हो जाएगा, आई माइनस थीटा। तो अब नया एंगल भी क्या आएगा, आई माइनस थीटा ही आएगा ना। तो अब नया एंगल भी बनेगा आई माइनस थीटा। तो कितना शिफ्ट हुई इनसे रिफ्लेक्टेड रे, थीटा। इसका मतलब अगर आप मिरर को फिक्स रखते हुए इंसिडेंट रे को थीटा घुमाते हो, तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा घूमेगी अपोजिट सेंस में, है ना। तो कीपिंग reflected ray fixed if कीपिंग मिरर फिक्स्ड, मिरर को फिक्स रखते हुए, इफ इंसिडेंट रे is rotated
बाई थीटा, देन reflected ray will get rotated by theta in opposite sense. Will get rotated by theta in opposite sense. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस चल रहा है कि अगर मिरर को फिक्स रखते हो, अगर आप इंसिडेंट रे को रोटेट कर देते हो थीटा एंगल से, तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा एंगल से अपोजिट सेंस में घूमेगी। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको? तो ध्यान रखना बच्चों, ये कंसेप्ट हमने इसको रटने की जरूरत नहीं है। मिरर को थीटा घुमाया तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमेगी? 2 थीटा, उसी क्लॉकवाइज सेंस में। अगर इंसिडेंट रे को थीटा घुमाया तो रिफ्लेक्टेड रे घूमेगी थीटा अपोजिट सेंस में। ये क्लॉकवाइज है तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कंसेप्ट जो है, ये सबका, इन सब का लॉजिक क्या है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है। अब दोनों बार जब आप मिरर को रोटेट कर रहे हो या जब आप इंसिडेंट रे को रोटेट कर रहे हो, क्या चीज हो रही है? इंसिडेंस एंगल चेंज हो रहे हैं। इंसिडेंस एंगल चेंज हो रहे हैं तो रिफ्लेक्शन एंगल को भी चेंज होना पड़ेगा। और ध्यान रखना, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल हमेशा नॉर्मल से बनते हैं, है ना। तो जब आपने मिरर घुमाया तो नॉर्मल घुमा, इस वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हुआ। और यहां तो आपने इंसिडेंट रे को ही घुमा दिया, तब तो वैसे भी आपको नॉर्मल से ही मेजर करना है ना। तो ध्यान रखना इस चीज को, है ना। कोई डाउट इसमें? नहीं? चलो इसका एक क्वेश्चन करते हैं। If incident ray is rotated 2 degree clockwise and mirror is rotated 1 degree anti-clockwise, then find rotation angle of reflected ray। तो आपको रिफ्लेक्शन एंगल रोटेशन एंगल बताना है रिफ्लेक्टेड रे का। तो यहाँ पर हम बिल्कुल एक बेसिक डायग्राम बनाते हैं कि मान लिया हमने इस तरह से, ये मिरर है और ये इसका नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे इस तरह से है और ये रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से जा रही है। ये पहले एंगल आई है तो अब भी आई के इक्वल ही बना होगा। अब जो जो इन्होंने किए ना, अपन वो सारे काम करेंगे, फिर देखेंगे क्या इफेक्ट होता है। देखो इन्होंने क्या किया है, इंसिडेंट रे इज रोटेटेड 2 डिग्री क्लॉकवाइज, 2 डिग्री क्लॉकवाइज इंसिडेंट रे को घुमा दिया, तो ये 2 डिग्री तो इधर घुमा दिया, ठीक है। अब मिरर को किधर घुमाया? 1 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मिरर को 1 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया ना, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दिया मिरर को 1 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 1 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और इसको 2 डिग्री क्लॉकवाइज। तो देखो मिरर अगर घुमाए तो नॉर्मल भी तो घूमेगा, मिरर अगर घुमा है तो नॉर्मल भी घूमेगा। नॉर्मल भी कितना घूमेगा? वही 1 डिग्री घूमेगा। जितना मिरर घूमता है नॉर्मल भी उतना ही घूमता है, 1 डिग्री घुमा, है ना। अब देखो पहले नॉर्मल और इंसिडेंट रे ये वाले थे, ये नॉर्मल ये इंसिडेंट रे। अब इधर से तो नॉर्मल 1 डिग्री इधर शिफ्ट हुआ, इधर से इंसिडेंट रे 2 डिग्री पास आई, तो जो अब नए नॉर्मल से एंगल बनेगा 1 डिग्री इधर से कम हुआ, 2 डिग्री उधर से कम हुआ, तो ये टोटल एंगल जो पहले आई था पुराने नॉर्मल से, अब वो नए नॉर्मल से कितना बनेगा? I माइनस 3 डिग्री। भाई जो पहले एंगल आई था वो अब कितना हो गया? 2 डिग्री उधर से वो रे पास आई, इधर से नॉर्मल पास आ गया, तो टोटल जो चेंज आया वो कितना आया इसमें? 1 डिग्री का तो नॉर्मल घूम चुका, 2 डिग्री से वो घूम चुका,
तो टोटल कितना चेंज आ गया इसमें, 3 डिग्री कम हो गया ना एंगल। तो 3 डिग्री कम हो गया तो I माइनस 3 डिग्री अब नया एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो नए नॉर्मल से ये कितना हो जाएगा, I माइनस 3 डिग्री ही बनेगा ना वापस। अब अगर नए नॉर्मल से I माइनस 3 है तो पुराने नॉर्मल से कितना होगा, I माइनस 2 डिग्री, है ना। इसका मतलब पुराने नॉर्मल से कितना बना, I माइनस 2, तो टोटल कितना घुमा है, 2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रिफ्लेक्टेड रे। देखो सारा डायग्राम में ही सॉल्व करना है ना, आपको अलग से कुछ भी नहीं करना बच्चों। इसमें नए नॉर्मल से पहले एंगल निकालो इंसिडेंस का, फिर रिफ्लेक्शन का निकालो, फिर उसी एंगल को पुराने नॉर्मल से निकालो, है ना। अब ये I माइनस 3 है तो उसमें 1 डिग्री और जोड़ोगे, ये सॉरी I माइनस 3 यहां से था ना, तो ये कितना हो जाएगा, उसमें से भी 1 डिग्री है तो ये तो I माइनस 4 डिग्री होगा ना। I माइनस 4 और फिर 1 ऐड करोगे तब जाके I माइनस 3 आएगा। तो I माइनस 4 डिग्री, तो ये टोटल कितना रोटेशन हो गया, पुराने नॉर्मल से पहले I था, अब I माइनस 4 है तो 4 डिग्री का रोटेशन आया इसमें, है ना। तो देखो थीटा इंसिडेंट रे, अब देखो नेट डेविएशन दो तरह का आएगा, एक तो आएगा ड्यू टू मिरर की वजह से जो रोटेशन आया वो, प्लस थीटा ड्यू टू मिरर और थीटा ड्यू टू इंसिडेंट रे। अब मिरर की वजह से कितना आया, मिरर की वजह से आया, मिरर अगर 1 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया तो रिफ्लेक्टेड रे उसी सेंस में 2 डिग्री आएगी, है ना। जो मिरर का थीटा था उससे डबल, और यहां जो इंसिडेंट रे का थीटा था उतना ही आएगा ये, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि अपोजिट सेंस में घूमता है। तो ये 2 इंटू 1 डिग्री, ये किस तरह का आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये माइनस मतलब अपोजिट में लेना है, तो ये आएगा 2 डिग्री, उधर क्लॉकवाइज था तो वापस ये एंटी क्लॉकवाइज। माइनस का मतलब क्या है, जो इंसिडेंट रे घूमी उससे उल्टा घुमाना है, तो टोटल कितना आया, 4 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया ना बच्चों। तो हमने डायग्राम में ही सॉल्व कर लिया कि मिरर की वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंस में कितना फर्क पड़ा और इंसिडेंट रे को घुमाने से एंगल ऑफ इंसिडेंस में कितना फर्क पड़ा, उन दोनों को हमने यहां पे कंसीडर करते हुए टोटल रोटेशन निकाल लिया 4 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं, चलो ओके बच्चों, नोट कर लिया आपने। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जैसे मान लो एक मिरर है ना, और यहाँ पे एक लाइट हमने डाली हुई है, ये लाइट रिफ्लेक्शन के बाद एक दीवार पे जाके गिरती है ना, एक दीवार पे एक स्पॉट बनता है यहाँ पे इस लाइट की वजह से। अब आपको ये गिवन है कि ये जो मिरर है, ये मिरर जो है वो 1 डिग्री पर सेकेंड की रेट से घूम रहा है। ये मिरर के रोटेशन स्पीड है। मिरर कौन सी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ये इसी एक्सिस के अबाउट है ना, मतलब इससे क्या होगा, आई एंगल चेंज होगा। तो मिरर इधर जाएगा तो ये इधर भी जाएगा, है ना। तो अब आपको बताना है कि जो स्पॉट है, ये स्पॉट यहां बनेगा ना, देखो मिरर ऐसे घूमेगा तो आई एंगल बढ़ेगा, तो आर एंगल भी बढ़ेगा, तो ये रे नीचे आएगी ना, ये रे नीचे आएगी तो स्पॉट इधर जाएगा। तो आपको बताना है फाइंड स्पीड ऑफ स्पॉट ऑन वॉल व्हेन एंगल बिटवीन मिरर एंड इंसिडेंट रे बिकम 30 डिग्री, है ना भाई। यहां पे एंगल जो है वो चेंज हो रहा है जब ये एंगल 30 डिग्री हो चुका है। तो आपसे पूछा है कि इसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है, और ये डिस्टेंस आपको गिवन है सपोज 2 मीटर, है ना। अब देखो बच्चों, यहां पे सबसे काम का कंसेप्ट क्या है,
जो अभी अपन ने सीखा कि मिरर जितना घूमता है रिफ्लेक्टेड रे उससे डबल रेट से घूमती है ना। तो मिरर के घूमने की रेट अगर इतनी है तो रिफ्लेक्टेड रे के घूमने की रेट क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा मिरर। ये तो हमें पता है ना। तो यहां पे इस चीज को लिखते हैं, रिफ्लेक्टेड रे will be rotated by double rate than mirror। मिरर से डबल रेट पे ये घूमेगा। इसका मतलब ओमेगा आर रिफ्लेक्टेड रे के घूमने की रेट क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा मिरर, 2 टाइम्स ऑफ 1 डिग्री पर सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा? 2 डिग्री पर सेकेंड। अब 2 डिग्री पर सेकेंड अगर ये रेट है, इसको मैं थीटा मानता हूं, तो थीटा ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आएगा? ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना 30। और ऐसा करते हैं, इसको y मान लेते हैं और इसको हम x मान लेते हैं, है ना। तो अब ये ट्राइंगल जो बन रहा है मेरे यहाँ पे O, B और A, ट्राइंगल O B A में tan थीटा क्या हो जाएगा? y बाई एक्स। तो y क्या हो जाएगा? x tan थीटा। ठीक है। अब देखो बच्चों, मिरर के घूमने से रे नीचे आएगी तो ये y छोटा होगा, है ना, और ये थीटा कम होगा। तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ड्यू टू रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे थीटा डिक्रीज, इस वजह से y भी डिक्रीज होगा, है ना। तो अब यहां पे हम लिख देते हैं dy बाई dt कितना हो जाएगा? x तो कांस्टेंट है, tan का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, है ना। अब यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या है? 2 सेक 30 का स्क्वायर। अब डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी, थीटा चेंज होने की रेट क्या है? ओमेगा आर। और ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। तो इसमें लिख दो माइनस ऑफ ओमेगा आर। तो ये क्या हो जाएगा? 2 सेक 30, कॉस 30 का उल्टा होता है ना, तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2। अब देखो डिग्री पर सेकंड को जब मल्टीप्लाई करते हो, आप डिग्री से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप हमेशा रेडियन में कन्वर्ट करोगे। तो पाई रेडियन कितना होता है? 180 डिग्री। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई बाई 180। तो 2 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा? 2 इंटू पाई बाई 180 मतलब कि पाई बाई 90। तो यहाँ लिख दोगे माइनस ऑफ पाई बाई 90। ठीक है। पाई बाई 90 इसको सॉल्व करोगे तो 8/3 इंटू पाई बाई 90। तो 8 पाई बाई 270 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब स्पॉट नीचे आ रहा है, मतलब y कम हो रहा है। माइनस मीन्स स्पॉट विल कम डाउन, मतलब कि y जो है वो डिक्रीज हो रहा है। बेसिकली y के चेंज होने की रेट नेगेटिव आ रही है ना, y के चेंज होने की रेट नेगेटिव आने का मतलब y कम होगा, मतलब स्पॉट नीचे आएगा। वो तो आना भी था वैसे भी, क्योंकि हमें पता था मिरर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज घूमेगी, उससे थीटा कम होगा तो y जो है वो चेंज होगा, कम होगा, है ना। तो इस तरह से, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? तो ध्यान रखना बच्चों, मिरर के रोटेट होने से रिफ्लेक्टेड रे घूमी, इस वजह से जो दीवार पे स्पॉट बना वो भी नीचे आ गया, है ना। तो आपको ये कंसेप्ट समझना है। ओके बच्चों, ओके बच्चों, थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता, पीकेजी। हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, उसमें चल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। तो अगली प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, 7th प्रॉपर्टी हम स्टार्ट करेंगे। देखो हम यहाँ पे इसको एक बिल्कुल जनरल प्रॉपर्टी बना के समझ रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये मिरर है ना, मिरर का एक्स कोऑर्डिनेट मान लिया xm, ऑब्जेक्ट
इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिया एक्स ओ वाई ओ, और ये इसकी इमेज, इसका कोऑर्डिनेट मान लिया एक्स आई वाई आई, आई फॉर इमेज, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। ओके, अब हमने इन पैरामीटर्स में रिलेशन देखा था कि जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की मिरर से होगी उतनी ही इमेज की भी मिरर से होगी, ये तो हमें पता है ना। तो इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। सॉल्व जब करेंगे तो एक्स आई माइनस एक्स एम इज एक्स एम माइनस एक्स ओ। ओके, अब बच्चों ये क्या है, ये है कोऑर्डिनेट्स, है ना। इन्हीं को आप डिफ्रेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू टाइम। भाई ये तो पोजीशन है ना, तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। पोजीशन का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। सो दिस इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर y कोऑर्डिनेट्स के बारे में देखा जाए तो y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, इमेज का y कोऑर्डिनेट जो है वो ऑब्जेक्ट के जितना ही होगा ना, फिर मिरर से कोई मतलब नहीं है। फिर वापस इसी को डिफरेंशिएट करोगे आप विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा v i इक्वल्स टू v o। अब ये दोनों वेलोसिटीज है, लेकिन ये वाली वेलोसिटी जो है वो कौन सा है, अलोंग परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर। और ये कौन सी डायरेक्शन में लगाना है, अलोंग पैरेलल टू प्लेन मिरर। इसमें सारे कंपोनेंट वो होंगे जो प्लेन मिरर के पैरेलल होंगे, और इसमें सारे कंपोनेंट वो होंगे जो प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर होंगे। जैसे यहाँ पे एक्स डायरेक्शन जो है वो पूरा प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर है, तो वो कंपोनेंट यहाँ रखने हैं। यहाँ वाई डायरेक्शन जो है वो प्लेन मिरर के पैरेलल है, तो उसको यहाँ रखना है। तो ये फॉर्मूला देखो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से ही आते हैं, है ना, इनको ध्यान रखना आप, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना बच्चों। तो ये हमारी प्रॉपर्टी लिखो इसको। फिर हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं। चलो इसको समझने के लिए क्वेश्चन भी करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एक मिरर है जो कि 5√2 की स्पीड से जा रहा है, और ये एंगल गिवन है 45 डिग्री। एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से 10 की स्पीड से आ रहा है, और ये एंगल गिवन है 37। ठीक है, तो आपको इमेज देखो कहाँ बनेगी, इमेज तो यहाँ बनेगी ना। तब ये इमेज की स्पीड आपसे पूछी गई है कि बताओ इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। मिरर भी मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, आपको इमेज की वेलोसिटी बतानी है। अब देखो बच्चों, सिंपल सा कंसेप्ट क्या करना है, दो डायरेक्शन लेनी है। एक तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मिरर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक तो ये है, और एक ये पैरेलल डायरेक्शन है। तो हमें इन दोनों डायरेक्शंस में इसके कंपोनेंट करने हैं। तो ये क्या आ जाएगा 5, और ये भी 5। ये आएगा 10 cos 37 कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 6। तो इसके कंपोनेंट कर दिए मैंने। अब आपको एक्स डायरेक्शन में, है ना, फॉर परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको, ये वाला, है ना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी है, एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो वी आई, अब इमेज की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आपको बताना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर का केवल एक्स कंपोनेंट -5। -5 क्यों लिया, क्योंकि देखो ये इंसिडेंट डायरेक्शन, इंसिडेंट रे हमेशा किधर जाती है बच्चों, ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ। इंसिडेंट रे तो हमेशा ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जाएगी ना। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो जो पैरामीटर हैं, अब देखो ये आई 8 की डायरेक्शन इंसिडेंट रे के होंगे, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्योंकि ये 5 कंपोनेंट किधर आया, इंसिडेंट रे के अपोजिट। तो इसको आपको नेगेटिव रखना है, मतलब ये माइनस तो फॉर्मूला के माइनस है, और यहां भी आपको विद साइन पुट करना है। अब ये +8 समझ गए ना क्यों आया। तो VIX क्या हो जाएगा इस केस में, -13 और -18, ये तो एक्स कंपोनेंट। और वाई कंपोनेंट, अब देखो पैरेलल डायरेक्शन कौन सी है, वाई डायरेक्शन है ना यहाँ पे।
तो y डायरेक्शन में वी आई वाई इज वी ओ वाई, तो क्या हो जाएगा इस केस में ये 6। तो इसका मतलब ये i इमेज का y कंपोनेंट, ये इमेज का x कंपोनेंट, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज, टोटल वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आ जाएगी बच्चों इस केस में, दिस विल बी माइनस ऑफ 18 i केप और 6 j केप। मतलब अब यहाँ पे अगर हम इमेज की वेलोसिटी को शो करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, ये 18 तो ये कंपोनेंट, 6 ये कंपोनेंट, मतलब इमेज इस तरह से कहीं जा रही होगी, है ना। ये इसके कंपोनेंट हमें पता लग गया ना, तो कंपोनेंट पता चल जाएंगे तो अपन टोटल वेलोसिटी बता सकते हैं अब तो देखो जो ऑब्जेक्ट का पैरेलल कंपोनेंट है मिरर से पैरेलल, वो तो इमेज का भी सेम रहेगा। जो भी इफेक्ट आता है मिरर की स्पीड का वो केवल किस पे आता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पे। ओके बच्चों, तो नोट करो इसको। आई होप अब आपको फॉर्मूला में वैल्यू कैसे पुट करनी है वो समझ में आ गया। यहाँ परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, प्लेन मिरर से परपेंडिकुलर, और पैरेलल मतलब प्लेन मिरर के पैरेलल, है ना। चलो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन है 4i माइनस ऑफ 3j प्लस 2k एंड वेलोसिटी ऑफ मिरर इज गिवन टू यू 4i माइनस ऑफ 4i प्लस 3j प्लस 2k एंड मिरर इज इन xy plane, then find vi। आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना है कितना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको ये पता करना जरूरी है कि मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी है। मिरर की परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमेशा मिरर के प्लेन से परपेंडिकुलर होती है। इन्होंने बोला है मिरर इज इन XY प्लेन, तो XY प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होती है, Z एक्सिस, है ना। तो इसका मतलब मिरर इज इन XY प्लेन, इसका मतलब इसका जो नॉर्मल है इज इन Z डायरेक्शन। इसका जो नॉर्मल है वो कौन सी डायरेक्शन में है, Z डायरेक्शन में। अब नॉर्मल अगर Z डायरेक्शन में है तो हमें जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है वो कौन सा हुआ, Z डायरेक्शन है। इसका मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब Z डायरेक्शन। ओके, तो इसका मतलब हमारे पास vi माइनस वी एम इक्वल्स टू वी एम माइनस वी ओ, ये होता है ना। ये कौन सी डायरेक्शन, इन परपेंडिकुलर, हियर Z। तो vi बताना है, और ये कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, Z कंपोनेंट। मिरर का Z कंपोनेंट क्या है, 2k, इधर भी 2k। ऑब्जेक्ट का Z कंपोनेंट क्या है, माइनस ऑफ 2k, मतलब प्लस 2k आएगा, यहाँ पे माइनस तो फॉर्मूला का है, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2, तो VIZ क्या हो जाएगा इसमें, 2 से 2 ये 4, तो 2k। ओके, और वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल, और पैरेलल कंपोनेंट कौन से बचे, 4i माइनस 3j, तो 4i माइनस ऑफ 3j। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज नेट कितना आ जाएगा, 4i माइनस ऑफ 3j प्लस 2k। इसका मतलब इस केस में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी सेम आएगी, देखो। ओके, तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वही इमेज की वेलोसिटी। हाँ, अगर इस केस में मिरर मान लो ये डायरेक्शन में मूव नहीं करता, अगर मान लो मिरर ये डायरेक्शन में मूव नहीं करता, तो फिर उस केस में इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के जस्ट अपोजिट आती, क्योंकि ये कंपोनेंट जीरो हो जाते ना, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस केस में बच्चों, लिखो इसको। यहाँ पे सिंपल आपको ये आइडेंटिफाई करना था कि मिरर कौन सी प्लेन में है। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।
तो ये प्लेन मिरर का कंसेप्ट पूरा होता है। ओके बच्चों, थैंक यू।